हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 56 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 25 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। कल के वीडियो में हमने फिलोसोफर्स बेस्ड क्वेश्चंस किए थे और इसमें हमने जो टॉपर्स कॉपी से क्वेश्चंस लिए थे उनको डिस्कस किया था। आज हम जो लास्ट 3 सालों के पीवाईक्यूज हैं उनमें जो क्योट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने 2023, 24 और 25 इन तीनों सालों में जो 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं क्योट बेस्ड उनको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं 2025 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ। ये तिरुवल्लुवर का क्योट है। तो आप इस क्योट से क्या समझते हो? तो क्योट बोलता है कि जो लोग मुसीबत के टाइम पे भी एकदम शांत रहते हैं तो मुसीबत खुद ही फिर परेशान हो जाती है। तो हमें इस क्योट को एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि हमने कल अनिमेश सर की कॉपी में डिस्कस किया था कि उन्होंने इंट्रो के अंदर एक ओल्ड जार्गन का यूज़ किया था। तो जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रही थी लिखना तो मुझे भी अचानक से ये एक ओल्ड सेइंग याद आ गई कि इम्बाइबिंग द एज ओल्ड सेइंग, जो डर गया सो मर गया। तो इसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और फिर मैंने लिखा है कि ये जो क्योट है ये एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ काम एंड कंपोज्ड माइंड ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। और फिर मैंने लिखा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने पार्टीशन का डार्केस्ट चैप्टर सफ़र किया था, लेकिन इंडिया जो है वो एज ए बिग ब्रदर एमर्ज हुआ साउथ एशिया में विद इन 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि हमने स्ट्रेंथ दिखाई अपनी करेजियस और रेजिलिएंट पॉलिसीज़ की डिफ़िकल्टीज़ को टैकल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने कि वीकर अप्रोचेस को अडॉप्ट किया था और आज वो स्ट्रगल कर रहा है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से। फिर मैंने लिखा है कि करेज और विजडम जो है वो एथिकल वैल्यूज़ हैं जो कि एक इंडिविजुअल के हेल्प करते हैं टू नेविगेट ट्रबल्स स्मूथली, क्योंकि ये इनेबल करते हैं रैशनल थिंकिंग इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। चंद्रयान 2 की फेलियर के बाद जो इसरो के साइंटिस्ट थे वो शांत होकर मतलब परेशान होकर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने टायरलेसली वर्क किया और जिसकी वजह से हमें चंद्रयान 3 की सफलता मिली। और कंक्लूजन में मैंने कुंग फू पांडा मूवी में पूगा जो कैरेक्टर है उसका एग्जांपल लिखा है कि उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, बट वो डिस्टर्ब नहीं हुआ उन सबसे और इवेंचुअली उसने अपना खुद का ट्रू जो पोटेंशियल था वो डिस्कवर किया और फिर वो ड्रैगन वॉरियर बन गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज़ दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड। विलियम जेम्स का क्योट है ये कि मेरी जनरेशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि अगर कोई इंसान अपना एटीट्यूड चेंज कर ले तो वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। मैंने इस क्वेश्चन का इंट्रो स्टार्ट किया है बुद्धा के क्योट से कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, जैसा आप फील करते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं और जो आप इमेजिन करते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो बुद्धा का जो ये क्योट है ये हाईलाइट करता है हमारे थॉट्स, इमोशंस और इमेजिनेशंस की जो पावर है हमारी रियलिटी को सेव करने के लिए। सिमिलरली जो विलियम जेम्स है उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो चेंज कर सकता है अपनी लाइफ अपने एटीट्यूड को चेंज करके। अब जो ह्यूमन एटीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो कैसे एक पर्सन की लाइफ चेंज कर सकता है। तो जब आप बिलीव करते हो कि पॉजिटिव आउटकम्स पॉसिबल है इवन इन द चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने काफ़ी रेजिलियंसी दिखाई थी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखा था उस टाइम पे। सेकंड है जब आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो आप फोस्टर करते हो एम्पैथी और इमोशनल फुलफिलमेंट। फॉर एग्जांपल आपका एक कोई फ्रेंड है जो कि अभी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप उससे बात करते हो और उसको कंफर्ट फील करवाते हो। थर्ड है ये डेवलप करता है सेल्फ अवेयरनेस और आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हो। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है एक सिविल सर्वेंट की, क्योंकि उसको काफ़ी बार एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंदर काम करना पड़ता है। तो अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। लेकिन वहीं अगर एक पर्सन का एटीट्यूड नेगेटिव है तो इससे जो उसका बिहेवियर है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा और उसका जो मोरल डेवलपमेंट है वो सप्रेस हो जाएगा। दूसरा है अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप रेजिलियंस लैक करोगे और डीमोटिवेटेड रहोगे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर और आप उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कभी भी फेस नहीं कर पाओगे अच्छे से। थर्ड है अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपका जो
बिहेवियर है वो नैरो माइंडेड हो जाएगा, और जो भी आप डिसीजंस लोगे वो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे लोगे। जैसे कि जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे स्टालिन, तो उनका जो एटीट्यूड था वो बेसिकली नेगेटिवली माइंडेड था कि वो हमेशा पावर के पीछे भागते रहते थे और उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया। और फिर मैंने कंक्लूजन में रावण का एग्जांपल लिखा है कि दो वो वाइज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बट उनको फेलियर फेस करना पड़ा था क्योंकि उनके ईगो और नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, और इस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो नेगेटिवली चेंज हुई थी उनके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉज और मोरलिटी को लेके। तो ऐसे कुछ लॉज और मोरलिटी को लेके जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा जो सिंपल क्वेश्चंस भी आ चुके हैं जैसे लॉज और एथिक्स को लेके, तो मैंने वहीं से उन्हीं क्वेश्चंस के अप्रोच लेके और इस क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन है हमारा कि जो स्ट्रेंथ एक सोसाइटी की वो उसके लॉज में नहीं है, लेकिन जो लोगों की मोरलिटी है उसमें है। ये स्वामी विवेकानंद का क्योट है। तो मैंने स्टार्ट किया है कि जो हमारी लॉज है वो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, लेकिन जो हमारी मोरलिटी और एथिक्स है वो डिफ़ाइन करती है कि एक्चुअल में हमारी सोसाइटी कहाँ मूव कर रही है। और ये जो क्योट है नोट करता है कि जो मोरल पीपल है उनको लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हमारे जो सेल्फ रियलाइजेशन और सोशल डेवलपमेंट है उसके लिए लॉ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। अब लॉज और मोरलिटी में क्या रिलेशनशिप है? सबसे पहली रिलेशनशिप ये है कि जो हमारी मोरल कंपास है वो मेजर सोर्स है रेगुलेशंस ऑफ लॉज का। फॉर एग्जांपल जो हमारा आईटी एक्ट है 1961 का, वो ये हम पे ये ओनस पुट करता है कि हम टैक्सेस पे करें फॉर ब्रॉडर वेलफेयर फंक्शंस बाय स्टेट, बट पीपल इस एक्ट का मिसयूज़ करते हैं और लूपहोल्स का यूज़ करके एस्केप कर जाते हैं। तो ये जो एक्ट है ये लीगल है बट मोरली करेक्ट नहीं है। दूसरा जो हमारी लॉज है वो एक एक्सटर्नल चेक की तरह काम करते हैं, लेकिन जो मोरलिटी है वो हमारी इंटरनल गाइड की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि लोग जब भी उनको वॉयलेट करें तो उनको चालान पे करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली लोग इनको एस्केप करते हैं और वॉयलेट करते हैं जानबूझ के, और फिर बाद में वो ब्राइब पे करते हैं या फिर चालान पे करते हैं, जबकि जो एक मोरल पर्सन है वो फॉलो करेगा इन सभी रूल्स को डेलीगेंटली। थर्ड है मोरलिटी पुट करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल और मोरल ऑब्लिगेशंस लॉ मेकर्स पे, ताकि वो फॉर्मुलेट करें उन लॉज को रिस्पॉन्सिबली और मोरली। फॉर एग्जांपल जो हमारा आधार एक्ट है वो बैलेंस करता है हमारी प्राइवेसी और सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को। तो फिर मैंने कंक्लूड किया है कि जो स्ट्रेंथ एक सोसाइटी की वो इस चीज़ में लाई करती है कि आप लॉज और मोरलिटी को कैसे बैलेंस करके चलते हो। सोसाइटी के लिए लॉ और मोरलिटी दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 2024 का है। तो क्वेश्चन है कि लर्न एवरीथिंग दैट इज़ गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन एंड इन योर ओन वे अब्जॉर्ब इट, डू नॉट बिकम अदर्स। अब ये जो क्योट बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। या तो आप पैराज फॉर्मेट में लिख के आइए और वहाँ पे आपको बहुत सारे फिलोसफर्स और एग्जांपल्स पुट करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये तरीका भी है कि आप इनको पॉइंट्स फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो आप वैसे लिख सकते हो। इसके अलावा इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका ये भी है कि जैसे जो भी क्वेश्चन है आप उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइडें आप डिस्कस कर दो। जैसे हमारा जो एटीट्यूड वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने इसका पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड दो पार्ट में इसको डिवाइड करके और फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और ऐसे ही हम जो भी ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे कि आप दूसरों से क्या अच्छी चीज़ें सीख सकते हो और क्या बुरी चीज़ें सीख सकते हो। तो ये स्वामी विवेकानंद का क्योट है और ये एम्फेसाइज करता है ओपन लर्निंग पे कि हमें सब लोगों से सीखते रहना चाहिए, बट हमें खुद की इंडिविजुअलिटी और जो मोरल सेंटर है उसको लूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने एक टीचर का एग्जांपल दिया है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बट ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि कैसे वो उस टीचर की टीचिंग्स लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं विदाउट कम्प्लीटली इमिटेटिंग द टीचर। फिर मैंने इसका पॉजिटिव एग्जांपल लिखा है कि आपकी ट्रू ग्रोथ तभी आएगी जब आप अपनी आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को रिटेन करते हुए और सामने वाले पर्सन से जो वर्चुअस, यूज़फुल और अपलिफ्टिंग वैल्यूज़ हैं उनको आप अब्जॉर्ब करो। फॉर एग्जांपल गांधी जी ने लियो टोल्स्टॉय से नॉन वायलेंस का लेसन लर्न किया था, थोरियो से सिविल डिसोबीडियंस, और इन दोनों को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने खुद का जो उनका आइडिया था सत्याग्रह का उसमें। और ये जो सत्याग्रह का आइडिया था ये यूनिक था इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए।
फिर मैंने एक नेगेटिव एग्जांपल लिखा है कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे नेगेटिव वैल्यूज जैसे कि एनवाई हो गया, जेलेसी हो गया, एंगर हो गया, तो ये इवेंचुअली लीड करेगा कन्फ्लिक्ट में और अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन में। फॉर एग्जांपल दुर्योधन इन महाभारत, वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे अपने शकुनी मामा की एडवाइस को और बिना खुद के आइडियाज़ और खुद की कंसाइंस का यूज किए, और इस वजह से जो अल्टीमेटली उनकी जो पूरी क्लान मीन्स उनके जो पूरा वंश था वो ख़त्म हो गया था। और फिर लास्ट में मैंने लिखा है कि अरिस्टोटल का जो वर्च्यू एथिक है वो भी हमें एनकरेज करता है कि हमें हमारे रोल मॉडल से लर्न करना चाहिए, बट खुद का कैरेक्टर भी हमें प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप करना चाहिए और सामने वाले को हमें कम्प्लीटली इमिटेट नहीं करना चाहिए, हमें खुद की आइडेंटिटी रिटेन रखनी चाहिए। देन मैंने कंक्लूड किया कि जो ट्रू विजडम है वो लाई करती है लर्निंग वाइडली एंड चूजिंग वाइजली, कि आप वाइडली लर्न करो लेकिन चूज करो आप वाइजली। ये इंश्योर करेगा आपकी ग्रोथ विदाउट लूजिंग वंस इनर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेथ इज ऑफ नो अवेल इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रेंथ। फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एसेंशियल टू अकम्प्लिश एनी ग्रेट वर्क। तो सिमिलर क्वेश्चन एक PYQ था कि इंटीग्रिटी और नॉलेज पे, कि इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज एंड नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी। तो मैंने इस क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन की तरह अप्रोच किया है। मैंने स्टार्ट किया एक रिसेंट के एग्जांपल से कि हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको पहले कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, बट उन सेटबैक्स के बावजूद हमारी टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, और ये हो पाया उनकी अनवेवरिंग फेथ और उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से। तो यहाँ पे मैंने फेथ प्लस स्ट्रेंथ का एक कलेक्टिव एग्जांपल लिखा है, और फिर मैंने डिफाइन किया कि फेथ क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। तो मैंने बताया कि फेथ जो है हमारा कंप्लीट ट्रस्ट या फिर कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ या फिर किसी पर्सन में, जबकि जो स्ट्रेंथ है वो है आपकी क्वालिटी ऑफ बीइंग मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब हम इसका पहला पैरा डिस्कस करेंगे कि फेथ विदाउट स्ट्रेंथ क्यों काम नहीं करती। तो फेथ विदाउट स्ट्रेंथ जो है वो वीक है और यूजलेस है, क्योंकि इवन जो फेथ है वो आपको कॉन्फिडेंट बना सकती है, बट बिना स्ट्रेंथ के किसी भी काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट के एग्जांपल लिखा है, तो जो कि प्रिपेयर्ड नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बट वो सिंपली बिलीव करता है कि वो पास कर जाएगा एग्ज़ाम। अब वो नहीं सक्सीड नहीं होगा बिकॉज वो स्ट्रेंथ लैक कर रहा है, और वो स्ट्रेंथ तब आती है उसमें जब वो प्रॉपर स्टडी करके और फिर एग्ज़ाम में जाता, तो वो फेल ही करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, और उसका जो फेथ है वो सैलो फेथ है, या फिर हम उसको फाल्स फेथ या फिर झूठा फेथ बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ पे बेस नहीं है। सिमिलरली अगर आपके पास जो स्ट्रेंथ है लेकिन फेथ नहीं है तो ये भी काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिखा है कि एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट है जो कि कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्ज़ाम, या फिर उसको मान लो डर लग रहा है, तो वो एग्ज़ाम में अंडर परफॉर्म करेगा। वो अच्छे से पढ़ के गया है, उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो अंडर परफॉर्म करेगा क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं है। तो ओब्वियसली ये भी काम नहीं करेगा स्ट्रेंथ विदाउट वर्क पे। और फिर मैंने फेथ और स्ट्रेंथ का एक कलेक्टिव एक और एग्जांपल लिखा है कि ये दोनों ज़रूरी होती है किसी भी ग्रेट काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो हमारी इंडिपेंडेंस थी वो एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट थी लोगों के फेथ, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजीज थी उनका एक क्यूमुलेटिव वर्क था ये। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप कल्टिवेट करो स्ट्रेंथ और फेथ दोनों को अपनी लाइफ में थ्रू प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी लॉ और एथिक्स को लेके ही है कि लॉ के अंदर एक पर्सन को गिल्टी तब माना जाता है जब वो दूसरों की राइट को वॉयलेट करता है, लेकिन एथिक्स के अंदर उसको गिल्टी तब माना जाता है जब वो ऐसा करने के बारे में सोचता भी है तो भी उसको गिल्टी माना जाएगा। ये इमैनुअल कांत का क्योट है। तो क्योट कह रहा है कि लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन को गिल्टी तब मानते हैं जब मान लो उसने कोई गलत काम किया या फिर जो सामने वाला बंदा है या पर्सन है उसके राइट्स को वॉयलेट किया है। लेकिन एथिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन गिल्टी तभी मान लिया जाएगा जब वो सामने वाले के बारे में गलत करने के लिए सोच भी रहा है, मीन्स ऐसा उसने गलत सोच भी लिया तो भी वो गिल्टी माना जाएगा। तो इस क्योट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो मैंने वहीं स्टार्ट किया है लॉज और एथिक्स की डेफिनेशन से कि लॉ जो है वो स्टेटमेंट है रिसोर्सेज की जो भी हमारी गवर्नमेंट बनाती है फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल, और एथिक्स जो है वो एक मोरल कंपासन फॉर्मुलेशन रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। लॉ जो है वो फोकस करता है हमारे एक्सटर्नल एक्शंस पे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन को गिल्टी तब माना जाएगा जब वो एक्चुअली कमिट करता है कोई भी ऑफेंस, या फिर वो वोलेट कर रहा है सामने वाले पर्सन्स के राइट को, जैसे कि वो चोरी करे या किसी पर्सन को असोल्ट करे या फिर किसी के साथ चीटिंग करे। लेकिन अगर वो मान लो वो सिर्फ हार्मफुल थॉट ही आई है उसके माइंड में, तो आप लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिश नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वो एनफोर्सेबल नहीं है।
लेकिन वहीं अगर हम बात करें एथिक्स के बारे में, तो वो हमारी इनर मोरल वैल्यूज़ जो है उन पे फोकस करती है, जैसे हमारे थॉट्स हो गए, इंटेंशंस हो गई, या फिर हमारे मोटिवेशंस हो गए। तो इवन बिफोर हम कोई भी एक्शंस कैरी आउट करें, जो एक पर्सन है वो कॉन्शियसली एंटरटेन करता है इंटेंशंस ऑफ, मीन्स वो कंटिन्यूसली सोचता है कि मैं सामने वाले पर्सन को हार्म कर दूँ, तो वो एथिकली रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि एक पर्सन है जो कि प्लान कर रहा है कि कैसे वो सामने वाले बंदे को चीट करेगा, बट एक्चुअल में उसने किया नहीं, क्योंकि उसको डर था कि वो पकड़ा जाएगा। तो लॉ के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे गलत नहीं है, लेकिन एथिकली वो गिल्टी माना जाएगा। और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि जो कांत है वो एम्फेसाइज करते हैं कि वाइल लॉ जो है वो रेगुलेट करते हैं हमारे आउटर कंडक्ट को, एथिक्स रेगुलेट करती है हमारे इनर कैरेक्टर को। अब हम 2023 वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो सिंपलेस्ट एक्ट है काइंडनेस का, आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का ये क्योट है कि जो एक छोटा सा एक्ट है, सिंपल सा एक्ट काइंडनेस का, वो ज़्यादा पावरफुल है जो 1000 प्रेयर्स हैं उनसे। मैंने स्टार्ट किया है बाइबल से। तो बाइबल ही बोलती है कि काइंडनेस जो है वो रिफ्लेक्शन है गॉड लव एंड कंपैशन। और इसका एग्जांपल फिर मैंने लिखा कि पेंडेमिक के टाइम पे जो हमारी रेलवेज है उन्होंने ट्रेन कोचेज़ को कन्वर्ट कर दिया था आइसोलेशन वार्ड्स में, ताकि उनको मेडिकल पर्पजेज़ के लिए यूज किया जा सके। फिर मैंने लिखा है कि जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो ज़्यादा पावरफुल है देन 1000 हेड्स बोइंग इन प्रेयर एज सेड बाय गांधी जी इन हिज थ्योरी ऑफ सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ पे मैंने उनकी थ्योरी का भी यूज़ किया है। अब क्यों एक्ट ऑफ काइंडनेस ज़्यादा पावरफुल है प्रेयर से? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट कि सर्विस ऑफ पीपल विद काइंडनेस वो कंपैशन को लीड करता है, फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा जी। सेकंड, ये क्रिएट करता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट एट ए होम एंड वर्क प्लेस, फॉर एग्जांपल टाटा ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्ड करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स एंड आवर सेल्स, फॉर एग्जांपल APJ अब्दुल कलाम जी। फिर मैंने महात्मा गांधी का ही उन्होंने जो एक थ्योरी दी थी कि सर्विस टू जीवा इज सर्विस टू सिवा फॉर पीस ऑफ कंसाइंस एंड इनर पीस। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर आप एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हो तो ये लीड करता है गॉड को टू प्रोवाइड सैल्वेशन टू ह्यूमैनिटी, ये दलाई लामा जी ने बोला था। और एक्ट ऑफ काइंडनेस जो बिल्ड करता है ट्रस्ट, सोशल हार्मनी एंड मोरल स्ट्रेंथ। देन मैंने लिखा है कि प्रेयर्स एक्सप्रेस करते हैं हमारे इंटेंशंस को, लेकिन वो कोई सोशल चेंज क्रिएट नहीं कर पाती हैं। वहीं अगर आप एक स्मॉल और सिंसियर एक्ट भी करो काइंडनेस का, जैसे कि आप सामने वाला अगर मान लो डिस्ट्रेस में है तो आप उसकी हेल्प कर दो, कोई पर्सन भूखा है आप उसको खाना दिला दो, तो ये इमीडिएट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन 2023 का है, टू अवेकन द पीपल इट इज़ द वुमेन हु मस्ट बी अवेकन्ड, वंस शी इज ऑन द मूव द फैमिली मूव्स, द विलेज मूव्स, द नेशन मूव्स। ये जवाहरलाल नेहरू जी का कोट है और ये बात करता है कि अगर आपको एक सोसाइटी या फिर लोगों को अवेकन करना है तो वुमेन को अवेकन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब वो अवेकन हो जाते हैं तो फैमिली, विलेज और नेशन सब मूव करते हैं, मीन्स सबकी ग्रोथ होती है। तो मैंने स्टार्ट किया है कि ये जो कोट है ये इसका मतलब है कि वुमेन जो है वो फाउंडेशनल फोर्स है हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, और यही बात जवाहरलाल नेहरू जी अपने कोट में कह रहे हैं। नेहरू जी हाईलाइट करते हैं कि जब एक वुमेन एजुकेटेड होती है, एम्पावर और अपने राइट्स को लेके अवेयर होती है, तो उस इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ना केवल उसके इंडिविजुअल पे बल्कि एक सोसाइटी पे और इवन एक नेशनल लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। वुमेन जो है वो फर्स्ट स्कूल है एक चाइल्ड का और मोरल सेंटर है फैमिली का। तो अगर आप उनको एम्पावर करते हो तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी पे। जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो हाईलाइट करती हैं कि अगर आप सॉरी यहाँ पे फर्टिलिटी रेट नहीं आएगा, कि इंक्रीज्ड इक्वालिटी रेट आएगा यहाँ पे, वो इम्प्रूव करता है इंडिया का फर्टिलिटी रेट। जैसे कुछ स्कीम्स है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने इंक्रीज़ किया है गर्ल्स एनरोलमेंट रेट इन स्कूल। दूसरा, जब भी कोई वुमेन पार्टिसिपेट करती है वर्कफोर्स में तो जो हाउस होल्ड इनकम है वो राइज करेगी और जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन करेगी। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था लखपति दीदी स्कीम टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। और फिर मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का एग्जांपल लिखा है कि चूँकि वो लोग जेंडर इक्वालिटी, वो ना केवल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में टॉप कर रही हैं बल्कि वो डेवलप्ड कैटेगरीज वाले जो नेशन है उनमें भी टॉप कर रही हैं। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि अगर किसी सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, वुमेन की अवेकनिंग हो रही है, तो वो सोसाइटी भी एम्पावर होगी और वो सोसाइटी भी अवेकन करेगी। फिर आप यहाँ पे एक नेगेटिव जो इसकी साइड है वो भी लिख सकते हो कि
अगर सोसाइटी में वुमेन मार्जिनलाइज्ड हैं तो जो उसके इंडिकेटर्स हैं वो ओब्वियसली पुअर ही मिलेंगे आपको, सोशल इंडिकेटर्स, और उस कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो स्लो होगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि किसी भी नेशन की प्रोग्रेस के लिए वहाँ की जो वुमेन है उसकी प्रोग्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डू नॉट हेट एनीबडी बिकॉज दैट हेटरेड दैट कम्स आउट फ्रॉम यू मस्ट इन द लॉन्ग रन कम बैक टू यू। इफ़ यू लव दैट लव विल कम बैक टू यू, कंप्लीटिंग द सर्कल, स्वामी विवेकानंदा। तो ये क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद के क्वोट के बारे में बात करता है। वो बोलते हैं कि आप किसी से हेट मत कीजिए, क्योंकि वो जो हेटरेड है वो एक लंबे लॉन्ग रन में वापस आपके पास ही आएगी। और मान लो आप किसी को प्यार करते हो तो वो प्यार भी आपके पास ही वापस आएगा, कंप्लीटिंग द सर्कल। तो आप इस क्वोट से क्या समझते हो? तो मैंने स्टार्ट किया कि हेटरेड एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मैंने हेटरेड और लव की डेफिनेशन से स्टार्ट किया है कि हेटरेड कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है डिसलाइक की किसी पर्सन, वैल्यू या थिंग के लिए, जबकि लव एक फीलिंग है डीप अफेक्शन और कंपैशन की। फिर मैंने बताया कि जो अब क्यूट है स्वामी विवेकानंद जी का, वो एम्फेसाइज करता है हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स पे, दैट आवर एक्शंस एंड इमोशंस अल्टीमेटली, कि हमारे जो एक्शंस और इमोशंस हैं वो अल्टीमेटली हमारे पास ही वापस आते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर आप किसी से हेट करते हो तो वो क्रिएट करेगा एंगर और आपकी जजमेंट को कोल्यूड करेगा, डिस्प्लेजर क्रिएट करेगा, और आप एक इम्पल्सिव डिसीजन लोगे और फिर वो अल्टीमेटली आपको ही अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल दुर्योधन है, वो पांडवों से हेट करता था और इसी वजह से उसने पांडवाज को और द्रौपदी को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया। और फिर इसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि महाभारत का वॉर छिड़ गया, और जो वॉर था वो एंड हुआ दुर्योधन की डेथ के साथ, और काफ़ी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ था इस वजह से। तो अगर आप किसी से हेट करते हो तो हेट इवेंचुअली आपके पास ही आती है। दूसरा, अगर आप किसी पर्सन को लव करते हो तो वो क्रिएट करेगा सिंपैथी, कंपैशन एंड सेंस ऑफ कनेक्शन, और ये इवेंचुअली आपके पास ही आएगा, कंप्लीटिंग द सर्कल। फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा जी, वो पुअर और वल्नरेबल लोगों के लिए काफ़ी कंपैशनेट थे, और ये वापस उनके पास ही आया इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि हमें खुद को और दूसरों को लव के साथ ट्रीट करना चाहिए, ना कि हेट्रेड के साथ। अब मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन आपको पक्का से डायग्राम बना के आना है, चाहे आप बेसिक सा सिंपल सा डायग्राम बना दो। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आप क्या डायग्राम बना सकते हो कि अगर आप मान लो किसी से लव करते हो तो ये लीड करेगा सिंपैथी, जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाल रखी हैं, सिंपैथी, कंपैशन, सेंस ऑफ सिंपैथी डाल दो आप यहाँ पे, कंपैशन, और फिर इसको ऐसे सर्कल कंप्लीट कर दो। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप इसके नीचे हेटरेड का एग्जांपल बना सकते हो कि हेटरेड का डायग्राम, कि ये लीड करता है एनवाई, एंगर, इनको, और ये वापस से हेटरेड, तो ये कंप्लीट कर रहा है सर्कल। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हो कि वुमेन मूव, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि वुमेन मूव करती है, तो जो फैमिली है वो मूव करेगी, विलेज मूव करेगा, और फिर इवेंचुअली आपका नेशन मूव करेगा। ये वाला डायग्राम आप बना सकते हो। यहाँ पे काइंडनेस वाला लिख रखा है, तो इसके लिए आप सिंपल से बना सकते हो कि एक्ट ऑफ काइंडनेस वो लीड करता है इमीडिएट इफेक्ट पे। ये एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो। लॉज और एथिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप वेन डायग्राम बना सकते हो कि ये आपके लॉ है और ये आपके एथिक्स है, और यहाँ पे आपकी जो है सोशल इक्वालिटी या स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो यहाँ पे। इस वाले में आप 2D डायग्राम बना सकते हो कि फेथ है और यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, जो हमने इंटीग्रिटी और नॉलेज वाला डायग्राम बनाया था। तो ये मस्ट है आपके लिए कि आपके फेथ और स्ट्रेंथ दोनों होना चाहिए। यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो कि आपने लर्न की वैल्यूज़ दूसरों से, मान लो पॉजिटिव वैल्यूज़ ली तो ये पॉजिटिव अफेक्ट करेगा, और मान लो आपने नेगेटिव वैल्यूज़ ली तो आपको नेगेटिव अफेक्ट करेगा। थर्ड क्वेश्चन में आप लॉज और मोरालिटी से ही है, वही वेन डायग्राम आप बना सकते हो कि यहाँ पे लॉज है, यहाँ पे आपकी मोरालिटी है, और यहाँ पे आपकी एथिकल सोसाइटी है।
सेकंड क्वेश्चन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड पे है। तो आप यहाँ पे बना सकते हो कि पॉजिटिव एटीट्यूड वो लीड करता है पॉजिटिव लाइफ में, और अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो नेगेटिव लाइफस्टाइल पे लीड करेगा। इस वाले क्वेश्चन में अभी मेरे को कुछ डायग्राम याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को याद आए तो आप बना सकते हो। इसके साथ ही जो हमारा एथिक्स का सेक्शन ए है वो उसके हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट इसमें एथिक्स में हमारी केस स्टडीज़ बच गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे की 4 वीडियोज़ बनाने वाली हूँ जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ऐसे को अप्रोच कर सकते हो। तो उनके बाद फिर हम एथिक्स की जो केस स्टडीज़ हैं उनको कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पक्का से आपको जो कि कल से आएंगी वीडियो, तो उसमें आपको एथिक्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो डिस्कशन मिलेगा। आई होप कि आप सभी को आज का सेशन भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।